Assalamu alaikum dear aspirants. I am Subtain Ali, lecturer botany in higher education department. लेक्चरर बॉटनी की पास्ट पेपर वीडियो सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे 2021 का पेपर खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन से। इसके टोटल 45 एमसीक्यूज होते हैं, तो पहले 20 एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी एक वीडियो में, और ये उसका पार्ट 2 है जिसमें हम बाकी के 25 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। वीडियो के आगाज में मैं बताता चलूं कि इस पेपर को हम पहले भी एक बार डिस्कस करके यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट पेपर अपलोड कर चुके हैं, लेकिन अब की बार हम डिस्कशन में ये एक चीज आप लोगों के लिए लाए हैं कि इस क्वेश्चन जैसे और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं और इसके पैरेलल कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। आगाज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्लांट्स कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल इज। ऐसे पौधे जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शंस आर ऑर्चिड्स, फर्न्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, नन ऑफ दीज। अब यहां पर एक चीज समझें कि नाइट्रोजन एक ऐसी चीज है जिसके बगैर किसी भी पौधे का गुजारा मुमकिन ही नहीं है। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है और पौधों की रिक्वायरमेंट में, या अगर हम ये देखें कि पौधों को कौन से एलिमेंट सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये टॉप मोस्ट एलिमेंट्स में शामिल है, क्योंकि इसके बगैर अमाइनो एसिड्स नहीं बन सकते और इसके बगैर जो है न्यूक्लियोटाइड भी नहीं बन सकते। तो उसके नतीजे में ना तो प्रोटीन बनेगी और ना ही इसके बगैर पौधा अपने जेनेटिक मटेरियल बना सकेगा, जेनेटिक स्ट्रक्चर्स बना सकेगा। और एटीपी का भी ये हिस्सा है, एनएडीपी का भी हिस्सा है, एनर्जी करेंसीज भी इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। तो पहली बात तो ये कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में पौधे ग्रो ही नहीं करते। तो अगर कोई पौधा ग्रो कर रहा है, इसका मतलब उसके पास नाइट्रोजन का कोई डिफरेंट सोर्स है। तो डिफरेंट सोर्स वाले हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। ऐसे प्लांट्स जिनके पास ये एबिलिटी है कि वो इंसेक्ट्स को कैप्चर करके उनको डाइजेस्ट करते हैं और उनकी बॉडी से अपने लिए नाइट्रोजन हासिल करते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को हम कार्निवोरस प्लांट्स भी कहते हैं। ये तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं। इनमें निपेंथिस है, ड्रोसिरा, डाउनिया है, उट्रिकुलेरिया है। ये बॉग्स में पाए जाते हैं, मार्शिस में, नाइट्रोजन पुअर एसिडिक सॉइल्स में, यानी कि जहां पर दलदल है या जहां पर एरेशन प्रॉपर नहीं है वहां पर ये मौजूद होते हैं। तो ये पकड़ते हैं इंसेक्ट्स को। अब हम देखते हैं डिफरेंट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो सबसे ज्यादा फेमिलियर तो आपके लिए ये है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट जो होता है ये इसके लीव्स पिचर शेप होते हैं, तो इनके अंदर ट्रैप बनते हैं इंसेक्ट्स के लिए और ये इंसेक्ट्स को कैप्चर करके अपनी बॉडी में जाके डाइजेस्ट कर सकते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन जो है वो है वीनस फ्लाई ट्रैप। तो वीनस फ्लाई ट्रैप जो होता है, इसके लीव्स जो होते हैं वो एक पूरा शिकंजा बनाते हैं जिसके अंदर इंसेक्ट्स आते हैं, ये उनको इस तरह कैप्चर कर लेते हैं। सन ड्यू जो होता है ये ग्लैंडुलर हेयर्स इस पर होते हैं। ये ग्लैंडुलर हेयर्स इनको हेल्प करते हैं इंसेक्ट्स को ट्रैप करने में। फिर इसी तरह ब्लैडर वर्ट है, ये अंडर वाटर मौजूद होते हैं, तो पानी के नीचे है। फिर इसी तरह हमारे पास बटर वर्ट है। बटर वर्ट को इसलिए बटर वर्ट कहते हैं, इनकी सरफेस पर ना ग्लू आती है जो बटर लाइक अपीयरेंस देती है, दैट इज द रीजन। तो ये सारे के सारे प्लांट जो हैं ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। आपको इनके नाम याद करने हैं, कॉमन नेम भी और साइंटिफिक नेम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे स्पॉट्स ऑफ ओट आर काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। ओट जवी, इसको हम जवी कहते हैं उर्दू में। तो इनके पत्तों पर अगर ग्रे कलर के स्पॉट्स आ रहे हैं, ये जिस तरह के आपको यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रहे हैं, तो ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं? तो ये मैंगनीज जो कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसकी कमी की वजह से होते हैं। मैंगनीज किसके लिए रिक्वायर्ड है? ये रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। फोटोसिंथेसिस 2 के लिए ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स अहम तरीन हिस्सा है, क्योंकि ये वो स्ट्रक्चर है जहां पर पानी के मॉलिक्यूल टूटते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो अगर ये मौजूद नहीं होंगे, मैंगनीज की कमी हो जाएगी, तो पत्तों पर ग्रे कलर के स्पॉट्स दिखाई देंगे जिन्हें हम ग्रे स्पेक्स का नाम देते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पौधों में डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफरेंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स काज करते हैं। तो ग्रे स्पॉट्स का ताल्लुक एक्चुअली किसके साथ बन रहा है? मैंगनीज के साथ। अच्छा, अगर पौधों में कॉपर डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे रिक्लेमेशन डिजीज या डाई बैक डिजीज हो जाती है, पौधे उसके नतीजे में भी सर्वाइव नहीं कर पाते। आयरन डेफिशिएंसी हो तो उसमें वेन्स के दरमियान क्लोरोसिस होती है, यानी कि वेन्स में आपको येलोइश कलर दिखाई देगा। और जिंक की कमी की वजह से जो पत्ते हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते। तो सारे सिम्टम्स डिफरेंट लेवल्स पर स्टैंड करती हैं। ओट का साइंटिफिक नेम है अवीना सैटिवा, आपको ये भी याद कर लेना चाहिए।
हमने दो एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, दोनों ही प्लांट न्यूट्रिशन के टॉपिक से हैं। तो इसका मतलब ये कि केपीपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी और ओवरऑल सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्सपेक्टिव से भी आप प्लांट न्यूट्रिशन वाला जो टॉपिक है वो बड़े डिटेल में करेंगे। कैसे करेंगे? हर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट क्या काम करता है, हर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट कौन से एंजाइम्स का हिस्सा है, कौन से केमिकल रिएक्शंस के लिए जरूरी है, और उसकी कमी से कौन से सिम्टम्स आ सकती हैं, ये आप बहुत अच्छे से करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स? प्लांट्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट, अब न्यूट्रिएंट दो तरह के होते हैं, एक वो जो पौधों को ज्यादा मिकदार में चाहिए उन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और एक जो बहुत कम मिकदार में चाहिए उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अहमियत सबकी बहुत ज्यादा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट कम चाहिए लेकिन इसकी अहमियत से इनकार नहीं है, तो इसलिए हम ये अहमियत की बेस पर नहीं, रिक्वायरमेंट की जो क्वांटिटी है उसकी बेस पर हम मैक्रो और माइक्रो वाली जो क्लासिफिकेशन है वो करते हैं। तो हमने यहां पर देखना है कि कौन सा सेट है जिसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। तो पहला सेट हमारे पास आ जाता है मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, कैल्शियम। अब इसमें जो मैग्नीशियम है, सल्फर है, कैल्शियम है, ये तीनों चीजें जो है ये पौधों को ज्यादा मिकदार में चाहिए, कम में नहीं चाहिए, तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट का सेट नहीं है। सेकंड है बोरॉन, कॉपर, आयरन, जिंक, ये अच्छा ये बी लिखा था, ये बोरॉन है, और मैंगनीज। ये वो चीजें हैं जो सारी की सारी कम मिकदार में चाहिए, यहां पर मैंगनीज ज्यादा मिकदार में चाहिए, और ये बाकी के सारे चलो माइक्रो है लेकिन ये मैक्रो है। यहाँ पर मैंगनीज, जिंक, क्लोरीन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ज्यादा चाहिए, कैल्शियम ज्यादा चाहिए, ये कम मिकदार में चाहिए। तो ये हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो कंप्लीट सेट बन रहा है वो बी वाला बन रहा है, तो इस लिहाज से भी क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि आप अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को तैयार कर रहे हो तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं। टोटल 16-17 एलिमेंट्स है और आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैक्रो याद कर लें, माइक्रो इटसेल्फ आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द असिमिलेटरी पावर इन फोटोसिंथेसिस इज। हम प्लांट न्यूट्रिशन के 3 एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं और 3 के बाद हम चौथे नंबर पर आ गए बायोएनर्जेटिक्स पर। असिमिलेटरी पावर इन फोटोसिंथेसिस, अब पहले आपको पता होना चाहिए कि असिमिलेटरी पावर क्या है। असिमिलेटरी पावर हमारे पास वो एनर्जी करेंसीज होती हैं जो किसी भी रिएक्शन की प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन होते हैं, एक को हम बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होता है कि सनलाइट की मौजूदगी में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज ब्रेकडाउन होते हैं और इससे प्रोटॉन रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाती है, ये बाई प्रोडक्ट है। जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ये एडीपी और एनएडीपी को कन्वर्ट कर देते हैं एटीपी में और NADPH2 में उनको रिड्यूस कर देते हैं। तो ये हमारे पास एनर्जी करेंसीज बन जाती हैं। ये एनर्जी करेंसीज जो लाइट रिएक्शन में बनती हैं ये आगे चल के यूटिलाइज हो जाती हैं डार्क रिएक्शन में। अब डार्क रिएक्शन जिसे हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एक्चुअली ज्यादा कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इसी ATP और इसी NADPH2 को यूज करते हुए कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन शुगर में, जिसे हम कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, और साथ जो हमारे पास ATP और NADPH2 है ये वापस कन्वर्ट हो जाता है ADP में और NADPH में। तो यहां पर हमारे पास असिमिलेटरी पावर जो है वो कौन है, ATP भी है और NADPH भी है, तो हमारा करेक्ट आंसर ये बनेगा। अब आप सोचेंगे कि हम इसको NADPH की बजाय NADPH2 क्यों लिख रहे हैं, इसको दोनों तरह से लिखा जाता है। इसके साथ एक प्रोटॉन एसोसिएटिव होता है तो इसे NADPH प्लस H पॉजिटिव भी लिखा जाता है, अकेला NADPH भी लिखा जाता है और NADPH2 भी लिखा जाता है। सो दे आर नोन एज असिमिलेटरी पावर। ये वो पावर प्रोवाइड करते हैं जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अंदर आकर असिमिलेट होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और यह प्रोसेस डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल कहलाता है। तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं, ये ATP है, ये NADPH है। ATP एक न्यूक्लियोटाइड है, NADPH2 एक डाई न्यूक्लियोटाइड है, तो है दोनों न्यूक्लियोटाइड्स ही। लाइट रिएक्शन हो रहा है थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स पर, डार्क रिएक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है स्ट्रोमा पर, तो नेबरिंग रिएक्शंस है। लाइट रिएक्शन में आपके पास ये असिमिलेटरी पावर बनती है और डार्क रिएक्शन में ये यूटिलाइज हो जाती है। यूटिलाइज होगी तो हमारे पास शुगर्स बनेगी, पहली 3 कार्बन शुगर बनती है, वो आगे 6 कार्बन में कन्वर्ट होती है, फिर पौधा अपनी जरूरत के मुताबिक उससे 12 कार्बन शुगर यानी कि सक्रोज में कन्वर्ट करता है, दैट इज नोन एज अ ट्रांसपोर्ट शुगर, और फिर वो आगे कन्वर्ट हो जाती है
स्टार्च वगैरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस विल प्रोसीड अप टू, बायोएनर्जेटिक्स का फोटोसिंथेसिस का सेकंड एमसीक्यू। फोटोसिंथेसिस कब तक जारी रहेगी? अप टू द लिमिट ऑफ टेम्परेचर, अप टू लिमिट ऑफ विंड, अप टू लिमिट ऑफ लाइट, अप टू लिमिट ऑफ मॉइस्चर। आप फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। हम यहां पर ग्लूकोज लिख लेते हैं C6H12O6 प्लस O2। ये प्रोसेस है। अब इस सारे प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की लिमिट भी मैटर करती है, वाटर। वैसे पौधे को कभी भी पानी की इतनी कमी नहीं होती कि वो फोटोसिंथेसिस ना कर पाए, अगर आप बिल्कुल ही ड्राई कर देंगे तभी होता है। सनलाइट, दिन और रात का फर्क होता है, पौधा जब तक लाइट अवेलेबल है तब तक फोटोसिंथेसिस करेगा। सो फोटोसिंथेसिस विल प्रोसीड अप टू द लिमिट ऑफ लाइट। जब लाइट नहीं रहेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं रहेगी। ये ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स है, 1905 में आए थे। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो लिमिटिंग फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट है फोटोसिंथेसिस से रेलेवेंट किसने दिया? ब्लैकमैन ने। किस साल में दिया? 1905 में। तो यहां पर ये डिसाइड होता है कि द रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इज लिमिटेड बाय द फैक्टर दैट इज प्रेजेंट इन द मिनिमम अमाउंट। यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, लाइट चाहिए। तीनों में से जो चीज मिनिमम होगी वो फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल कर रही होगी। जो एक्सेस में होगी उनका तो इश्यू ही नहीं होगा। जो मिनिमम होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी? वो लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रान्स टाइप ऑफ एनाटॉमी इज फाउंड इन। अब एनाटॉमी है तो मतलब ये कोई स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर भी कैसा है? इंटरनल है। ये किन में पाया जाता है? C2 प्लांट, C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम प्लांट। तो ये C4 प्लांट्स में पाया जाता है। अब समझना होगा कि ये C4 प्लांट्स क्या होते हैं और क्रान्स टाइप ऑफ एनाटॉमी क्या होती है। C4 प्लांट्स हमारे पास ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ये जाइलम और फ्लोएम जहां कहीं पर भी मौजूद होंगे, इनके गिर्द सेल्स की एक लेयर पाई जाएगी जिन्हें हम कहते हैं बंडल शीथ सेल्स। द सेल्स विच फॉर्म अ शीथ अराउंड वेस्कुलर बंडल्स आर नॉन एज बंडल शीथ सेल्स। ये चीज सारे पौधों में नहीं होती, ये C3 प्लांट्स में नहीं होती, ये कैम प्लांट्स में नहीं होती, ये C4 प्लांट्स में होती है। C4 प्लांट्स में आपके पास मेज यानी कि मकई आ जाती है, आपके पास सोरगम यानी कि जवार आ जाती है, आपके पास जो है बाजरा आ जाता है, या फिर आपके पास शुगर केन। ये बड़े बड़े पौधे जिनकी हाइट ज्यादा है, जो अपने अंदर एक हब्स पैदा कर लेते हैं गर्मियों में। वो गर्मी इतनी हो जाती है, हिद्दत इतनी दिन में बढ़ जाती है कि वो पौधे दिन में फोटोसिंथेसिस को एक और वे में कंटिन्यू करते हैं, वो अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं। तो उन पौधों ने डिफरेंट मैकेनिज्म पे जाना है, C4 मैकेनिज्म पर, तो उनके अंदर ये क्रान्स एनाटॉमी पाई जाती है। ये स्पेशलाइज्ड एनाटॉमी है जो आपको C4 प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगी। आगे मैंने एक डायग्राम ऐड की है जिसके अंदर हम इसको C4 प्लांट्स को फर्दर देख लेंगे कि वो किस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट है म्योक मैस फ्लो हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स। अच्छा, ये एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने म्योक मैस फ्लो मैकेनिज्म दिया था। इनके नाम को हम मोक के प्रोनाउंसिएशन में पढ़ते हैं या म्योक की प्रोनाउंसिएशन पर पढ़ते हैं। तो मैस फ्लो हाइपोथेसिस इन्होंने दिया था, और ये हाइपोथेसिस किस चीज को एक्सप्लेन करता है? ये अर्नेस्ट म्योक का हाइपोथेसिस था, 1930 में आया था। कई क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बात, म्योक ने कौन सा हाइपोथेसिस दिया? इसने मैस फ्लो हाइपोथेसिस दिया। पूरा नाम क्या है? अर्नेस्ट म्योक है। किस साल दिया? 1930 में। किस चीज के बारे में? इट इज अबाउट ट्रांसलोकेशन, चेंज इन लोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब चेंज इन लोकेशन। ट्रांस का मतलब चेंज होता है, लोकेशन पोजीशन को कहते हैं। तो पौधे क्या करते हैं कि अपने अंदर सोल्यूट्स को, अपनी फोटोसिंथेट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, शिफ्ट करते हैं। यानी कि फ्लोएम के अंदर जो फूड की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है उसे हम ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स का नाम देते हैं। इसमें सबसे काबिल जिक्र चीज सक्रोज है जिसे ट्रांसपोर्ट शुगर कहते हैं। पौधे क्या करते हैं? 3 कार्बन शुगर बनाते हैं, उससे बनाते हैं 6 कार्बन शुगर जिसे आप ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज एक ऐसी शुगर है दैट कैन बी इजीली यूज्ड, जो कंज्यूम हो सकती है, रास्ते में ट्रांसपोर्ट आसानी से नहीं हो सकती। तो उसके मुकाबले में पौधे नॉन रिड्यूसिंग शुगर बनाते हैं सक्रोज ग्लूकोज से। इसको एज ए ट्रांसपोर्ट शुगर यूज करते हैं और फ्लोएम के थ्रू इसे सोर्स से, यानी कि जहां पर ये मौजूद होती है वहां से शिफ्ट कर देते हैं सिंक में, जहां पर इसकी जरूरत है, जहां पर इसको यूज करना है या स्टोर करना है। तो उस मूवमेंट को हम नाम देते हैं ट्रांसलोकेशन।
ट्रांसलोकेशन में होता है कि वाटर पोटेंशियल हेल्प करता है फूड की ट्रांसपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लांट रिक्वायर्स मैग्नीशियम फॉर। मैग्नीशियम क्यों चाहिए? इनडायरेक्टली तो बहुत सारी जगहों पर चाहिए, लेकिन डायरेक्टली चाहिए क्लोरोफिल बनाने के लिए। इसके बगैर क्लोरोफिल नहीं बनता। मैग्नीशियम सेंट्रल एटम है क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में। तो प्रोटीन सिंथेसिस में कोई इनडायरेक्टली कोई एंजाइम ऐसा होगा जहां पर मैग्नीशियम चाहिए होगा, लेकिन डायरेक्टली हर जगह यूज नहीं होता। सेल की डेवलपमेंट में या सेल्स को इकट्ठा रखने में इसका कोई इतना खास किरदार नहीं है। अब आप क्लोरोफिल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में दो हिस्से हैं, ऊपर ये रिंग है, नीचे ये टेल है। ये पोर्फिरिन रिंग है, ये फाइटोल टेल है। इस पोर्फिरिन रिंग के अंदर 4 पायरोल रिंग्स अलग से भी हैं और सेंटर में मैग्नीशियम है, उसके बाहर 4 नाइट्रोजन्स हैं जो 4 डिफरेंट पायरोल रिंग्स का हिस्सा है। और नीचे ये हाइड्रोकार्बन टेल है। ऊपर वाला पोर्शन वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, नीचे वाला जो पोर्शन है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। इसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, इसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। तो कहां पर चाहिए मैग्नीशियम? मैग्नीशियम चाहिए क्लोरोफिल बनाने के लिए, तो ये इस लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पर। द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ड्यूरिंग C4 पाथवे अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट। अब यहां पर मैंने आपको जैसा कि जिक्र किया था कि हम क्रान्स एनाटॉमी को देखते हैं। क्रान्स एनाटॉमी में क्या होता है कि जहां पर भी ये जाइलम और फ्लोएम होंगे, इन जाइलम और फ्लोएम के गिर्द बंडल शीथ सेल्स होंगे और बंडल शीथ सेल्स के बाहर होंगे मेसोफिल सेल्स, मतलब पत्ते के नॉर्मल सेल्स। तो जो मेसोफिल सेल्स हैं उनमें क्या होता है? उनमें कार्बन डाइऑक्साइड आती है, फास्फोइनोल पायरोवेट यहां पर मौजूद होता है। फास्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है? फास्फोइनोल पायरोवेट 3 कार्बन कंपाउंड के साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करता है, जिसे हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। उसके नतीजे में 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, जिसे बोलते हैं ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट को कन्वर्ट किया जाता है या तो मेलेट में या एस्पर्टेट में, और फिर इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बंडल शीथ सेल्स में। ये वहां पर पड़ा रहता है और जरूरत के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, जो यूज हो जाती है केल्विन साइकिल में। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी वो आगे केल्विन साइकिल में चलेगी, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होगी। यहां से 3 कार्बन कंपाउंड पायरोवेट यहां पर आता है। पायरोवेट जो होता है ये एटीपी की मौजूदगी में कन्वर्ट हो जाता है फास्फोइनोल पायरोवेट में अगेन, और ये प्रोसेस ऐसे ही जारी रहता है। इसको हम बोलते हैं C4 पाथवे। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कहां पे होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर यूज हो जाएगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल्स में ही यूज कर ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिल्स रिएक्शन अकर्स इन। अब हिल्स रिएक्शन क्या है? हिल्स रिएक्शन वो एक आर्टिफिशियल रिएक्शन है जिसके जरिए यह साबित किया गया कि लाइट रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के टूटने से निकलती है। अब ये प्रोसेस नेचुरली भी हो रहा है। नेचुरली लाइट रिएक्शन कैसे होता है ये हम अच्छे से जानते हैं कि 2 फोटो सिस्टम है हमारे पास, थैलाकोइड मेम्ब्रेन पर फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1। इनके दरमियान एग्जिस्ट करती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एग्जिस्ट करती है। यहां से पानी के मॉलिक्यूल से जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो वो यहां पर मूव करते हुए यहां तक पहुंचते हैं, और यहां पर NADP रिड्यूस होकर NADPH2 बनाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो NADPH2 है। लेकिन हिल्स रिएक्शन ये आया रॉबर्ट हिल की तरफ से 1937 में। इसमें डिमॉन्स्ट्रेट किया गया कि अगर हम क्लोरोप्लास्ट को पौधों से अलग करें, आइसोलेट करें, और फिर उनको स्टडी करके देखें कि वो कैसे काम करते हैं। जब उनको स्टडी किया गया तो NADPH2 की जगह एक आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का इस्तेमाल किया गया, जिसे हम कहते हैं फेरिस साइनाइड। फेरिस साइनाइड जो है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाएगा, और ये हमारे पास Fe3+ से Fe2+ हो जाएगा, यानी कि ये फेरिक से फेरिस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हिल्स रिएक्शन के लिए क्या चीज जरूरी है? क्या इसके लिए हाई एल्टीट्यूड प्लांट जरूरी है? नहीं। दुनिया के सारे पौधे, चाहे वो लो एल्टीट्यूड पे हो, हाई एल्टीट्यूड पे हो, उनमें हिल्स रिएक्शन नेचुरली हो रहा है। डार्कनेस नहीं, डार्कनेस तो बिल्कुल भी नहीं, ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। पानी की गैर मौजूदगी इम्पॉसिबल, प्रेजेंस ऑफ फेरिस साइनाइड। तो देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता तो यहां पर एक्सेप्शन रूल काम करेगा। आपको करेक्ट आंसर नहीं पता, आप रॉन्ग आंसर ढूंढें।
रॉन्ग आंसर्स, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो अगर कोई 2-3 ऑप्शन नहीं हो सकते तो डेफिनेटली चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये हिल्स रिएक्शन की डिटेल है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें 6 कार्बन शुगर यानी कि ग्लूकोज टूटती है और इससे 2 अदद 3 कार्बन शुगर्स बनती हैं। शुगर्स नहीं, ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पायरुवेट या पायरुविक एसिड भी लिख देते हैं। ये जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है इसको ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं और इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। व्हाट इज ईएमपी पाथवे? इट इज एम्डन मैरूफ पार्नस पाथवे। उन 3 साइंटिस्ट के नेम पर जिन्होंने इस पाथवे को एक्सप्लेन किया था। इसमें इसकी पूरी सीक्वेंस बताई थी और यह भी बताया था कि कौन सा एंजाइम कौन से प्रोसेस को कैरी आउट कर रहा है। इसके मुकाबले में जो टीसीए पाथवे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे जो होता है ये हमारे पास क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम है। और इसके अलावा एचएमएस पाथवे, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का ही नाम है। और ये हमारे पास अलग से प्रोसेसेस हैं, ये हमारे पास इसमें नहीं आते। कार्बन पाथवे तो एक जनरल सी टर्म है, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन, क्रेब्स साइकिल कहां पे होता है? देखें, जो ग्लूकोज का टूटना शुरू होता है, पहले ग्लूकोज टूटती है और उससे बनते हैं पायरुवेट, हम उसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। पायरुवेट से बनते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए, इसे हम पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। और इससे आगे ये एक क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में एटीपी भी बनती है NADH2, यानी कि आपकी खाई हुई खुराक कैश हो जाती है, उससे एनर्जी करेंसीज बन जाती हैं, ऐसे एनर्जी मॉलिक्यूल जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। अब ये सारा प्रोसेस कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें वो एटीपी और NADH2 जो फाइनली बनते हैं वो यूज होते हैं। NADH2 फिर सेलुलर रेस्पिरेशन में जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके एटीपी बनाता है। अब क्रेब्स साइकिल कहां पे हो रहा है? क्रेब्स साइकिल हमारे पास जो क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस है ये हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पे नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन स्पेस में नहीं होता, यानी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, इस जगह पर। ये और किसी जगह पर क्यों नहीं हो रहा? तो कोई भी प्रोसेस एग्जैक्टली वहां पर होगा जहां पर उससे रेलेवेंट एंजाइम्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर नहीं है वो एंजाइम तो रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। सो आर करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्रेब्स साइकिल है। ऑक्सैलोएसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम के मिलने से शुरू होता है और सारी चीजें बनाकर वापस ऑक्सैलोएसीटेट पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है मिनरल एक्टिवेटर नीडेड फॉर एंजाइम डी कार्बोक्सिलेज ऑफ टीसीए साइकिल। क्रेब्स साइकिल में जो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज या फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, उसके लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है? उसके लिए मैग्नीशियम रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है फ्यूमारेज एंजाइम क्या करता है? फ्यूमारेज एंजाइम भी क्रेब्स साइकिल में एग्जिस्ट करता है। ये फ्यूमारेज एंजाइम फ्यूमेरिक एसिड को यानी कि फ्यूमारेट को कन्वर्ट करता है मेलेट में। तो अगर आप ये प्रोसेस देखो तो फ्यूमारेट जहां पर मेलेट में कन्वर्ट होता है पानी की एडिशन से, उस प्रोसेस को कैटालाइज करने वाला एंजाइम फ्यूमारेज है, क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है। तो अब आपको करना क्या है? जब हम तैयारी करवा रहे होते हैं आप लोगों को लेक्चरर के एग्जाम की, तो हम आपको ये कहते हैं आप एंजाइम्स के नेम मिस नहीं करेंगे। देखें, अब यहां पर एंजाइम्स के नेम से रेलेवेंट 2-3 एमसीक्यूज आ चुके हैं, तो आपको ये लाजमी तौर पर याद करने हैं। ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस इलेक्ट्रॉन पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एटीपी सिंथेसिस कब होती है? फोटोसिंथेसिस में भी होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में भी होती है। इलेक्ट्रॉन्स कहां से गुजरते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है हमारे पास फोटोसिंथेसिस की, उसके अंदर भी साइटोक्रोम्स हैं, और जो हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन की उसके अंदर भी साइटोक्रोम्स हैं। अगर आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा हो तो साइटोक्रोम 20 और साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F पढ़ा होगा। और अगर आपने सेलुलर रेस्पिरेशन में तो उसमें साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, इन सब के नाम पड़े होंगे। साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। तो ये सारे साइटोक्रोम्स हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ऑक्सीजन में से पास नहीं होते। ऑक्सीजन इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लेकिन इसमें से पास नहीं होते। और ये हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और फाइनली एटीपी सिंथेज। साइटोक्रोम कहां पर पड़े? साइटोक्रोम आपके पास पड़े होते हैं कॉम्प्लेक्स
3 में, कॉम्प्लेक्स 4 में, और यहाँ पर दरमियान में ये आपके पास मोबाइल साइटोक्रोम भी मौजूद होता है। तो ये इस तरीके से चीजें एग्जिस्ट करती हैं, काम करती हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट करता है? क्या एटीपी अलग से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रही है? नहीं, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट नहीं कर रही, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। एफएमएन नहीं, आपने एफडी पढ़ा हुआ है। इसी तरह कोई एंजाइम ए भी नहीं करता। एनएडी इज यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, तो इस ये एनएडी रिड्यूस होकर एनएडीएच या एनएडीएच2 बनाता है। जहां तक ताल्लुक है ना एफएमएन और एफएडी का, एफएडी का मैंने अभी आपको जिक्र किया, ये भी हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, लेकिन आप इनको यूनिवर्सल नहीं बोलोगे, ये स्पेसिफिक होते हैं। नेक्स्ट है, विच इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रेस्पिरेशन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है सेलुलर रेस्पिरेशन की, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फाइनली किसके पास जाकर रुकते हैं? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के पास, जो कि उसके नतीजे में रिड्यूस होकर वाटर में कन्वर्ट हो रही होती है। सो ऑक्सीजन इज आवर करेक्ट आंसर। इफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज रिच इन ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट विल बी। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का फार्मूला क्या होता है? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का फार्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन। यानी कि अगर आप किसी भी चीज का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई है और कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन में आप रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट निकालते हैं। तो अगर आपके पास जो ऑक्सीजन है, इफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज रिच इन ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम हो रही है, आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू ज्यादा है, तो आरक्यू की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 से कम हो जाएगी, दैट विल बी लेस देन 1। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे पास रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए 1 होता है, फैट्स के लिए ऑलमोस्ट 0.7, यानी कि फैट्स जो हैं वो ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, लेस कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करते हैं। प्रोटीन्स में ऑलमोस्ट 0.8 है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के दरमियान है। ऑर्गेनिक एसिड्स का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट मोर देन 1 है, यानी कि वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करते हैं, कम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। और जो मिक्स डाइट होती है वो 0.8 टू 0.85 के दरमियान एग्जिस्ट कर रही होती है। नेक्स्ट है, प्रोटीन रिच पल्सेस हैव आरक्यू इक्वल टू। अब प्रोटीन है ना, तो वही जो अभी हम 0.85 की क्वांटिटी पढ़ रहे थे, दैट इज लेस देन 1। नेक्स्ट है, बाउंडिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन रिजल्ट इन। आपने यहां पर गौर किया होगा कि 7 से 8 एमसीक्यू जो है वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से हैं। ये जो 2 टॉपिक है, इन पर आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। जरूरी नहीं कि हमेशा इतने क्वेश्चंस आए, लेकिन आ भी जाते हैं, तो आपके ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना जरूरी है। बाउंडिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन्स रिजल्ट इन, अगर पौधों के ऑर्गन्स पर किसी किस्म की चोट हो, इंजरी हो, तो उससे क्या होगा? पौधा उसको हील करने की कोशिश करेगा। जब पौधा उसको हील करने की कोशिश करेगा, तो उसके नतीजे में रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज नहीं होगा, बल्कि इंक्रीज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? इंक्रीज। हीलिंग होगी, हीलिंग के बाद वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज इज। तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, दैट इज मेलोनेट। मेलोनेट क्या करता है? ये एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है, तो उसके नतीजे में आपका जो प्रोसेस नहीं हो पाता। तो नॉर्मल प्रोसेस क्या है कि एंजाइम का नाम है ना सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, तो इसका मतलब ये है कि वो सक्सिनिक एसिड के साथ, ये सक्सिनेट के साथ बाइंड करता है नॉर्मली, लेकिन अगर उसकी जगह मेलोनेट बाइंड कर जाए तो सक्सिनेट बाइंड नहीं कर पाएगा, वो प्रोसेस वहां पे हाल्ट होना शुरू हो जाएगा। ये एंजाइम्स के टॉपिक से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवेज एप्रोप्रिएटली टर्म्ड एज। तो इसको हम एम्फीबॉलिक कहते हैं, क्योंकि इसमें कैटाबॉलिक एक्टिविटीज भी हो रही होती है, एनाबॉलिक एक्टिविटीज भी हो रही है। कुछ चीजें टूट रही हैं, कुछ चीजें बन रही हैं। नेक्स्ट टीपीपी, ये बायोकेमिस्ट्री में ये टर्म किसके लिए स्टैंड करती है? ये स्टैंड करती है थायामीन पायरोफॉस्फेट। थायमीन नहीं, थायमीन आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड है, नाइट्रोजनस बेस है, उसकी बेस पर न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। तो थायामीन पायरोफॉस्फेट जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर है। अब थायमीन पायरोफॉस्फेट क्या है? ये एक्टिव एंजाइमेटिक फॉर्म है विटामिन B1 की, एक्टिव कोएंजाइम फॉर्म ऑफ विटामिन B1, जिसे हम थायमीन पायरोफॉस्फेट कहते हैं। और पायरोफॉस्फेट का मतलब ये होता है कि फॉस्फेट ग्रुप्स की छोटी सी चेन अटैच होगी थायामीन के साथ। थायामीन के 2 हिस्से हैं, पिरिमिडीन रिंग है इसके अंदर और थायाजोलियम रिंग है, 2 रिंग्स हैं इसके अंदर। थायाजोलियम रिंग जो है ये रिएक्टिव सेंटर है और यही रिएक्शन को कैटालाइज करता है। नेक्स्ट हमारे पास, हाउ मेनी साइटोक्रोम्स आर इन्वॉल्वड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब यहां पर 2 बातें, एक है कि कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, दूसरा ये है कि कितने इसके अंदर
साइटोक्रोम्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स आप 4 पढ़ते हो, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, लेकिन साइटोक्रोम टोटल जो है ये 5 है। 2 आपके पास साइटोक्रोम बी और C1 कॉम्प्लेक्स 3 में है, साइटोक्रोम सी ये मोबाइल साइटोक्रोम है, और कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर आपके पास 2 फर्दर साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3। तो टोटल 5 आपके पास यहां पर बन गए साइटोक्रोम्स। तो 5 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लीफ फॉल अकर्स व्हेन द कंटेंट ऑफ, पत्ते कब गिरते हैं? पत्ते 2 कंडीशंस होती हैं, या तो ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन कम हो जाए या ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन ज्यादा हो जाए। तो यहां पर है ऑक्सीजन इंक्रीजेस, नहीं ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन कम होना चाहिए, तो ये हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब सीसी कैसे डिक्रीज नहीं इंक्रीज, ग्रोथ इनहिबिट करने वाला हार्मोन बढ़ेगा तो पत्ते ज्यादा गिरेंगे, तो ये भी आंसर नहीं है। जिब्रेलिक एसिड डिक्रीज, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो 2 ग्रोथ हार्मोन्स का यहां पर जिक्र किया गया है कि अगर वो कम हो जाए तो पत्ते गिर सकते हैं। अब हमें देखना है कि दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई ऑक्सीजन लेवल जो है वो क्या करते हैं, लीफ ब्लेड में ऑब्सिशन को रोकते हैं, और अगर इनका लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाए तो उसके नतीजे में सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सेल वॉल को डिग्रेड करते हैं। उसके नतीजे में पत्तों की ऑब्सिशन जो होना शुरू हो जाती है, पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। और ये बहुत सारे पौधों के लिए तो सीजनल है, बहुत सारे पौधों के लिए हार्मोनल डेफिशिएंसी है, बहुत सारे पौधों के लिए न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के सिम्टम है। तो यहाँ पर 45 MCQs कंप्लीट हो जाते हैं। इस वे में आपने लेक्चर और बॉटनी के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अगर आप लोग लेक्चर और बॉटनी के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा न्यू सेशन स्टार्ट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे 031077500306। इसके अलावा लेक्चर और बॉटनी की बुक लेने के लिए भी आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। आपको इसी तरह वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे, PDF नोट्स जो सारी बुक्स से कंबाइन करके बनाए जाते हैं, प्रैक्टिस MCQs, टेस्ट और टेस्ट डिस्कशन। इस तरह एक सिस्टमैटिक वे में इंशाल्लाह तैयारी का प्रोसेस जारी रहेगा। तमाम इंपॉर्टेंट जॉब्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। उसके लिए आप MK प्रिपरेशंस और MK पब्लिकेशन दोनों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी नाम से हमारे फेसबुक पेजेस, टिकटॉक अकाउंट्स आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग हमारे बॉटनी के और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी जनरल ग्रुप्स का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।